औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पहली वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को, जो उसका पहले पोर्शन थे, पहली 2-3 हेडिंग थी, उनको एक्सप्लेन किया, जिसमें उसकी हिस्ट्री आ गई, दूसरे नंबर पे रिलेशनशिप आ गया, तीसरे नंबर पे स्टेटमेंट आ गई। अब उसमें कुछ हिस्सा रह गया था लॉ ऑफ मास एक्शन से रिलेटेड, वो था लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन या फिर उसे आप क्या कह सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म। अब इस वीडियो में हम लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन को आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन को किस तरह मैथमेटिकली ड्राइव किया जाता है और उसकी आगे फाइनल फॉर्म क्या है। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको अगर आप इस डेरिवेशन को समझ लें, इसका निचोड़ अगर समझ लें, तो इस चैप्टर का बाकी जो आगे हिस्सा है वो आपके लिए इंतहाई ईजी रहेगा। चलते हैं इस डेरिवेशन की तरफ। तो डेरिवेशन में आप शुरू में हम अज्यूम करेंगे कंसिडर अ जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन। इस लॉ को ड्राइव करने के लिए हम इसको समझने के लिए एक जर्नल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लेते हैं आम सा। उसमें हम ले लेते हैं ए प्लस बी, इन दोनों को हम समझ लेते हैं ये हमारे रिएक्टेंट हैं। ए और बी जब आपस में रिएक्ट करें, रिएक्शन करें, आगे वो बना देते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की सूरत में बना रहे हैं सी और डी। ये हमारे पास जर्नल रिएक्शन है जिसमें ए और बी को हमने रिएक्टेंट समझा, और इन रिएक्टेंट के रिएक्शन करने के नतीजे में आगे जो प्रोडक्ट बना उसे हमने लिख दिया सी और डी। और क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल एरो लगाएंगे। और फिर दूसरी बात कि हमें पता है रिवर्सिबल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा रिवर्स रिएक्शन। तो ऊपर वाला जो एरो है वो डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और नीचे वाला जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन के रिवर्स आने को, रिवर्स रिएक्शन को। अब हम इसको इसी रिएक्शन को आगे लेके चलते हैं और इसमें कहते हैं, पहले हम कहते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो सा है इसको ले लेते हैं। तो हम कहेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट का मतलब जहाँ पे भी रेट आए तो मतलब होगा स्पीड ऑफ फॉरवर्ड, स्पीड। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अब ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना, रिएक्शन कितनी स्पीड से फॉरवर्ड जाएगा वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे। रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते ही उसे हैं जब रिएक्टेंट रिएक्शन करें, रिएक्टेंट रिएक्ट करके आगे ये दोनों रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और आगे प्रोडक्ट बना दें, तो इसको हम कहेंगे ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है वो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम बड़ी ब्रैकेट लिख रहे हैं इसको पढ़ेंगे कंसंट्रेशन। जैसे क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार, अमाउंट। तो जिस तरह हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है रिएक्टेंट की अमाउंट पे। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा हुए तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड फास्ट होगी, अगर हमारे पास रिएक्टेंट की मिकदार कम हुई तो हमारे पास रिएक्शन की स्पीड जो होगी वो स्लो होगी। तो पहली बात हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिहाज से लिख दी, हमने कहा स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करती है ए और बी की अमाउंट पे। ए और बी क्योंकि हमारे पास ये रिएक्टेंट है, तो हमने कहा रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट की अमाउंट पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और चूंकि हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हैं तो हमने ए और बी को कंसंट्रेशन वाली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके लिख लिया। और आप माइंड में रखें जब हम ये लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास ए और बी हैं, तो दरम्यान में हम प्लस साइन जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डाला होता है वो इस डेरिवेशन के अंदर दरम्यान में प्लस वाला साइन नहीं डालेंगे। ये दोनों ए और बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के ये जाहिर कर रही है। उसके बाद इस तरह थोड़े फासले पे हम रिवर्स रिएक्शन की भी यही कहानी एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके साथ भी है, हम कहेंगे स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन या रेट ऑफ, स्पीड की जगह रेट ऑफ लफ्ज हमेशा आपने इस्तेमाल करना है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिएक्शन का पीछे मुड़ के आना, रिएक्शन के पीछे मुड़ के आना डिपेंड करता है किस पे,
रिएक्शन आगे जा रहा था रिएक्टेंट्स की वजह से, तो रिएक्शन पीछे किसकी वजह से आएगा? रिएक्शन पीछे आएगा प्रोडक्ट के तौर पे, प्रोडक्ट की वजह से। हम कहेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है प्रोडक्ट की अमाउंट पे। प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हुए तो रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से पीछे की तरफ आएगा। अगर प्रोडक्ट की अमाउंट कम होगी, शुरू की अगर बात करें, जिस तरह हमने पहले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, शुरू में हमारे पास रिएक्शन जब बिल्कुल स्टार्ट में होता है, प्रोडक्ट कम होते हैं, तो रिएक्शन के रिवर्स आने की जो स्पीड है वो क्या होती है? बहुत स्लो होती है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ हम कह रहे थे प्रोडक्ट इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं उनकी कंसनट्रेशन। जब प्रोडक्ट बढ़ते हैं तो रिवर्स रिएक्शन जो है उसकी स्पीड जो है वो फास्ट हो जाती है। तो यही बात हम इधर मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैथमेटिकली हम कह रहे हैं कि रिवर्स रिएक्शन की जो स्पीड है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, प्रोडक्ट की अमाउंट पे डिपेंड कर रही है। अगर प्रोडक्ट कम हुए तो रिवर्स रिएक्शन स्लो होगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। अब दोबारा से फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ आए तो आपको याद हो 9th में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आए इसको ख़त्म किया जाए, इक्वलिटी में बदला जाए तो साथ में कांस्टेंट लाया जाता है। तो इधर हम कांस्टेंट लाएंगे के, और ये किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो के के साथ छोटा सा एफ लिख देंगे। तो हम दोबारा से लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन का को हटाया, इज इक्वल टू लग गया, इज इक्वल टू जब लगा तो उसके साथ कांस्टेंट लगा, कांस्टेंट के लगाया, और फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है तो साथ छोटा सा एफ लगा दिया। बाकी उसी तरह ए और बी रिएक्टेंट जो ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज हैं उनको उसी तरह लिख देंगे। यही काम हम इधर भी करेंगे। इधर भी हमने ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो इधर भी कांस्टेंट लगेगा, लेकिन कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के लिए या बैकवर्ड, रिवर्स और बैकवर्ड एक ही चीज़ होती है। तो इधर हम कांस्टेंट जो लगा रहे हैं उस कांस्टेंट के साथ छोटा सा बी लगा देंगे। बी डिनोट कर रहा है बैकवर्ड को, पीछे आने को, रिवर्स को। तो इधर हमारे पास कांस्टेंट आ गया के बी, और साथ में आगे वही चीज़ लिख देंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। और पीछे वही इक्वल टू के पीछे जो बात चल रही थी वो क्या है? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपके पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन आपके पास है फॉरवर्ड रिएक्शन वाली, इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब ये दो इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमें बताइए, चूंकि हम किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को हमने कंसिडर किया हुआ है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने कहा था एक पॉइंट आता है जहाँ पे पहले शुरू में हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, आस्ता आस्ता वो कम होने लग जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होने लग जाता है। फॉरवर्ड रिएक्शन पहले शुरू में हाई होता है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने लग जाता है। इस तरह हमने कहा था शुरू में रिवर्स रिएक्शन की अगर बात करें, रिवर्स रिएक्शन शुरू में स्लो होता है, टाइम गुजरने के साथ साथ वो इंक्रीज होने लग जाता है। और हमने कहा था एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों आपस में मैच कर जाते हैं, मिल जाते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स इक्वल हो जाते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इधर भी हम इक्विलिब्रियम को कंसिडर करेंगे। हम कहेंगे क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें एक टाइम आएगा जहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। तो हम कहेंगे एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। और नाम बता रहा है इक्विलिब्रियम पे होने क्या जा रहा है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों की स्पीड इक्वल हो जाती है। तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड ये था हमारे पास आर एफ की इक्वेशन हमारे पास ये है। उसके बाद रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन आर बी की इक्वेशन हमने ये लिखी हुई है। तो हम कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को पहुंचेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड हो जाएगा इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब दोनों की हमारे पास इक्वेशन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड की इक्वेशन है हमारे पास, आर एफ की इक्वेशन, आर एफ की वैल्यू है के एफ ए इंटू बी। ये हम इधर इक्वेशन नंबर 3 जो है इसमें पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज। आर एफ की वैल्यू आ जाएगी के एफ इंटू ए इंटू बी।
ये हमारे पास ये जो वैल्यू थी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के आगे जो वैल्यू लिखी हुई थी। इस तरह दूसरी हमारे पास है इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे दोनों बराबर होते हैं, दूसरी तरफ है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, और क्या है के बी इंटू सी इंटू डी, ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद आगे हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें हमने हमारे पास कांस्टेंट भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट भी हैं और वेरिएबल्स भी हैं। अब ये के एफ भी कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है, ये दोनों क्या हैं, के एफ भी हमने कांस्टेंट लगाया था, इस तरह के बी भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट हैं, और ये बाकी चीज़ें ए बी और सी डी ये वेरिएबल्स हैं। हम कांस्टेंट को इक्वेशन की एक साइड पे ले जाएंगे और जो वेरिएबल्स हैं वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे। अब हमने करना ये है कि कांस्टेंट जो हैं उनको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे लेके आना है, इकट्ठे करना है, और जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स हमारे पास कौन से हैं इक्वेशन के अंदर, इस साइड पे ए और बी हैं और दूसरी साइड पे सी और डी हैं, ये वेरिएबल्स हैं। तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट को उठा के रीअरेंज करके इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे ले आना है, और जो वेरिएबल्स हैं उनको इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाना है। अब करना क्या है, के एफ कांस्टेंट है लेफ्ट साइड पे है, इसको नहीं छेड़ना। दूसरा कांस्टेंट कौन सा है, के बी, इसको उठा के इधर लाना है, लेफ्ट साइड पे लाना है, के बी की जगह चेंज करनी है। दूसरा वेरिएबल्स में, वेरिएबल्स की पोजीशन है राइट साइड पे, अब राइट साइड पे सी डी पड़ा हुआ है, इनको नहीं छेड़ना है, इनको उधर छोड़ना है। कौन अपनी जगह से हटा हुआ है, ए बी को उठा के दूसरी साइड पे लेके जाना है। अब अगले स्टेप में हमने सिर्फ ये करना है, लेफ्ट साइड पे कांस्टेंट के एफ अपनी जगह पे उधर ही है, के बी को दूसरी साइड से इधर लेके आ रहे हैं। अब देखना है कि चेंजेस क्या आएंगी, के बी इक्वेशन की जब दूसरी साइड पे था मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इस तरह दूसरी तरफ वेरिएबल्स सी और डी पहले से उधर मौजूद थे, उनको तो छेड़ने की जरूरत नहीं, वो अपनी जगह पे हैं, उधर से हमने के बी हटा दिया। अब ए और बी को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ए और बी को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ए और बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब आपने ये किया, कांस्टेंट इक्वेशन जो जितने भी कांस्टेंट थे उनको इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर दिया, और जितने भी वेरिएबल्स थे उनको इक्वेशन की राइट साइड पे इकट्ठा कर दिया, और इनको रीअरेंज करने से ये हुआ कि जो चीज़ एक दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो रही थी इधर आके वो डिवाइड होगी। इसका ए बी भी इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके गए तो वो डिवाइड हो गए। अब दोबारा से आए कि हम कहते हैं के एफ और डिवाइडेड बाय के बी, इन दोनों कांस्टेंट को मिला के हम एक नया कांस्टेंट के सी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम कहते हैं के एफ और के बी किसके बराबर हैं, के सी के। तो अब हम बजाय के एफ और के बी लिखने के बजाय आगे इन दोनों की जगह क्या लिख देते हैं, के सी। आगे आपके पास के सी बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब उसके बाद इसको फाइनल कंक्लूड करते हैं। अब हमारे पास ये फाइनल रिलेशन आ गया। फाइनल रिलेशन हमें कह रहा है के सी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी। अब हम दोबारा से पहली इक्वेशन की तरफ जाते हैं जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को जहाँ से हमने अपनी डेरिवेशन शुरू की थी उसको देखते हैं। हमने ये सी और डी हमारी इक्वेशन के लिहाज से क्या है, प्रोडक्ट, और ए और बी हमारी इक्वेशन के लिहाज से हैं रिएक्टेंट। तो हम दूसरे अल्फाज में इस पूरी डेरिवेशन का निचोड़ ये निकालते हैं के सी बराबर होता है, ऊपर नॉमिनेटर में ये क्या है, प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स। तो हमारे पास के सी बराबर होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये जो फाइनल आपके पास ये फाइनल फॉर्म आई है डेरिवेशन की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये हर जगह आगे आपको आपके अगले जो टॉपिक है उनमें ये इस्तेमाल होगी, आपको ये माइंड में रखनी है। तो के सी बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय
रिएक्टेंट, रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये थी आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन का सारी उसकी डेरिवेशन या उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। बहुत ईजी सा है। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज़।